नमस्कार। बिहार की सियासत में एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है और सबके मन में बस एक ही सवाल है, आखिर सम्राट चौधरी ही क्यों? आज हम इसी सवाल के जवाब और इसके पीछे के पूरे मास्टर प्लान को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। इसके पीछे बहुत गहरा जातीय गणित है, एक लंबी सोची समझी रणनीति है और हाँ, सत्ता के केंद्र को बदलने का एक बहुत बड़ा खेल भी है। इस पूरे फैसले को अगर समझना है तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और ये देखना होगा कि बीजेपी बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ बनाने के लिए पहले क्या-क्या कर चुकी है। तो देखिए, बीजेपी ने बिहार में कई तरह के प्रयोग किए। 2015 में कोशिश हुई कि 14% वाले यादव वोट बैंक को साधा जाए, पर वो कोशिश नाकाम रही। फिर 2020 में एक नया फॉर्मूला आया, वैश्य और ईबीसी समुदाय को आगे लाने का, लेकिन वो दांव भी कह सकते हैं भी काम नहीं आया। इन सारी नाकामियों से पार्टी ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा और वो सबक ये था कि अगर बिहार में जीतना है तो उसकी चाबी असल में गैर यादव ओबीसी वोटों के पास है और इसी एक लाइन ने उन्हें एक खास सामाजिक समीकरण तक पहुंचा दिया। ये हैं वो नंबर्स जो सारा खेल बदल सकते हैं। बिहार में कोयरी, कुर्मी, धानुक समुदाय की आबादी लगभग 10% है और सम्राट चौधरी आते हैं कोयरी समाज से। तो प्लान ये है कि इस 10% वोट बैंक को एक साथ लाया जाए और लालू यादव के पारंपरिक 14% यादव वोट बैंक को सीधी टक्कर दी जाए। और मजे की बात ये है कि ये कोई एकदम नया फॉर्मूला नहीं है। 1933 में भी त्रिवेणी संघ के नाम से यादव, कोहरी और कुर्मी जातियां एक साथ आई थी, उस वक्त की ऊंची जातियों के दबदबे को चुनौती देने के लिए। तो बीजेपी आज कह सकते हैं उसी पुराने फॉर्मूला को एक नए अंदाज में पेश कर रही है। लेकिन ठहरिए, ये कहानी सिर्फ जाति के समीकरण की नहीं है। ये तो बीजेपी के एक बहुत बड़े और लंबे गेम का सिर्फ एक हिस्सा है। चलिए अब इसकी अगली परत को खोलते हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि बीजेपी के टॉप लीडर्स, खासकर अमित शाह ने बिहार के नए चेहरे के लिए एक चेकलिस्ट बना रखी थी। 3 खास पैमाने थे। पहला, चेहरा प्रेजेंटेबल हो। दूसरा, उसके नाम के साथ एक मजबूत सामाजिक संदेश जुड़ा हो। और तीसरा, वो पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करने वाला कार्यकर्ता हो। और 2018 में बीजेपी में शामिल हुए सम्राट चौधरी इन तीनों पैमानों पर बिल्कुल खरे उतरते थे। सालों तक नीतीश कुमार जैसे बड़े और शक्तिशाली नेता के साथ गठबंधन में रहने के बाद बीजेपी अब शायद पूरा कंट्रोल अपने हाथ में चाहती थी। उन्हें एक ऐसा नेता चाहिए था जिसे दिल्ली से आसानी से डायरेक्ट किया जा सके, मैनेज किया जा सके, और इस भूमिका में सम्राट चौधरी से बेहतर कोई और नहीं था। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि सम्राट चौधरी सिर्फ एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, मतलब ये एक तात्कालिक व्यवस्था है। बिहार में बीजेपी की रणनीति का ये फाइनल चैप्टर नहीं है। ये जो नियुक्ति हुई है, ये सिर्फ एक चेहरा बदलने की बात नहीं है। ये बिहार की सियासत में पावर सेंटर के बदलने का एक बहुत बड़ा संकेत है। पूरे 37 सालों में ये पहली बार हुआ है कि बिहार के मुख्यमंत्री का फैसला पटना की गलियों में नहीं, बल्कि सीधे दिल्ली में बैठे केंद्रीय नेतृत्व ने किया है। पहले क्या था? बिहार की सियासत का पावर सेंटर था पटना और फाइनल फैसला कौन लेता था? नीतीश कुमार। लेकिन अब वो पावर सेंटर शिफ्ट होके दिल्ली पहुंच गया है। सारा रिमोट कंट्रोल दिल्ली के हाथ में है। मतलब अब बिहार की राजनीति का जीपीएस केंद्र से सेट किया जाएगा। जब लग रहा था कि अब सब कुछ तय हो चुका है, सारी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, तभी कहानी में एक और शायद सबसे बड़ा मोड़ आया। बात ये थी कि डील के मुताबिक नीतीश कुमार के बेटे निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जाना था, लेकिन बिल्कुल आखिरी मौके पर उन्होंने ये पद लेने से मना कर दिया। उनके इस एक कदम ने सबको हैरान कर दिया है और बिहार की राजनीति में अटकलों का एक नया दौर शुरू हो गया है। तो कुल मिलाकर इस पूरे सियासी खेल ने बिहार की तस्वीर को पूरी तरह से बदल दिया है। लेकिन एक सवाल है जो अब भी हवा में तैर रहा है, क्या सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी का भविष्य है या इस बड़े खेल में सिर्फ एक मोहरा? खैर, इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।